दोस्तों, आज की इस क्लास में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दोस्तों, हम जैसा कि आपको विदित है कि हम 3 विकारी शब्दों के बारे में विस्तृत से अध्ययन कर चुके हैं। पहला पढ़ा था हमने संज्ञा, उसके बाद पढ़ा था सर्वनाम, सर्वनाम के बाद पढ़ा था अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी वो थी विशेषण। अब जो हमारा चौथे क्रम का जो विकारी शब्द है अंतिम है, वो हमारा है क्रिया। दोस्तों, क्या है आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है क्रिया। क्रिया के बारे में हम विस्तृत समझने की कोशिश करेंगे उदाहरणों के माध्यम से, और आप भी आराम से इस क्लास को देख करके क्रिया के माध्यम क्रिया द्वारा क्या क्या प्रश्न बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो प्रश्न भी वो उदाहरणों के माध्यम से हम आज क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो क्रिया की जो परिभाषा है, तो दोस्तों याद रखें, क्रिया जो हमारा वो कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। इसकी जो परिभाषा है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। सामान्य सी जो पहचान है इसकी दोस्तों, इसके शब्दांत में यहाँ जो भी शब्द होगा उस शब्दांत में ना जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? ना। क्या जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों? ना। तो आपको याद रहना है, ना जुड़ा हुआ जो शब्द होगा उससे कोई कोई काम का बोध होना चाहिए। कोई कोई क्या होना चाहिए? काम का बोध होना चाहिए। अब जैसे ना है, जैसे मैं बोल दूं दोस्तों, पढ़ना, लिखना, पिलाना, दौड़ना, सीखना, बहुत सारे शब्द इसमें क्या मिलेगा? ना। अब दोस्तों याद रहे कि ना जुड़ा हुआ मिले और उसका अर्थ क्या निकलना चाहिए? कोई न कोई काम निकालना चाहिए। आप पे दोस्तों आ जाएगा यदि करना, वरना, या आपके क्या आ जाए? जैसे आ गया दोस्तों आपके उपासना। अब इसमें भी आपको क्या दिख रहा है? ना दिख रहा है। दोस्तों याद रहे, ये जो ना वाला जो शब्द होगा ये आपका क्रिया के अंतर्गत नहीं होगा। क्या किसमें नहीं होगा? क्रिया के अंतर्गत नहीं होगा। तो ध्यान रहे, ये जो अपना अगला जो टॉपिक होगा, ये जो वरना है वो अपना हिंदी में कहाँ रखते हैं? हम अव्यय के अंतर्गत। कहाँ रखेंगे? हम अव्यय में रहेंगे। अब ये उपासना है। अब दोस्तों आपको पता होगा उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक। उपासक शब्द क्या होगा हिंदी के अंतर्गत? जो हम पढ़ चुके हमारा टॉपिक है वो क्या है? विशेषण। उपासक का जो काम है वो करना है। उपासक क्या करता है दोस्तों? उपासना। उपासक क्या करता है? उपासना करता है। तो जो जिसका जो काम होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणियों का जो कार्य होता है, वो काम और काम हमेशा और हमेशा हम कहाँ रखते हैं दोस्तों? भाववाचक में। कहाँ रखते हैं? तो ये जो शब्द है ये क्या है? भी भाववाचक शब्द है, उपासना। जैसे आपके दोस्तों जो गुमराह करने वाले क्वेश्चन है, आपको दे देगा कल्पना। क्या दे देगा? कल्पना दे देगा। तो दोस्तों याद है, इसमें भी क्या दिख रहा है आपको? प्रथम दृष्टया तो ना दिख रहा है। तो ना दिखते हुए आपको यूं नहीं कि क्या कर दो आप? क्रिया। क्योंकि ना दिखने पर आपका कोई काम का बोध होना चाहिए। अब ये जो कल्पना है, जिसकी कल्पना करते हैं वो क्या कहलाता है दोस्तों? काल्पनिक। क्या कहलाता है? काल्पनिक कहलाता है। तो ये तो हुआ दोस्तों कौन सा शब्द? विशेषण है। काल्पनिक, एक प्रत्यय जुड़ जाता है वो क्या बन जाता है? विशेषण। अब जिसकी कल्पना कर, मतलब काल्पनिक जो होगा उसकी हम क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। कल्पना क्या? कल्पना हम करते हैं वो दिखाई नहीं देता है। उपासना करते हैं वो दिखाई नहीं देता है। जो चीज दिखाई नहीं देती वो हिंदी में कहाँ रखते हैं? हम भाववाचक। तो कल्पना भी हमारा क्या हुआ दोस्तों? भाववाचक। कौन सा हुआ था? भाववाचक। तो दोस्तों सिर्फ आपको याद रहे, ना तो हम जोड़ेंगे, लेकिन ना जोड़ते हुए जिस शब्द से कोई काम करने या होने का बोध है उसे हम क्या करते हैं? क्रिया कहेंगे। तो क्रिया की जो परिभाषा और पहचान है, जिसके पीछे क्या जुड़ा हुआ रहेगा? ना जुड़ा हुआ रहेगा। अब दोस्तों एक शब्दावली आती है इसके अंतर्गत, धातु। क्या आती है दोस्तों? धातु। इसकी जो परिभाषा है, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अब क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा? जैसे अभी क्रिया है अपनी पढ़ना, तो दोस्तों इसमें क्या करना? ना हटा देना है। तो पढ़े, लिख, जा, खा, पी, चल, देख, आ, जा, बैठ, रो इत्यादि ये शब्द जो लिखे, इसके पीछे मैंने क्या नहीं जोड़े दोस्तों? ना नहीं जोड़े। जैसे ही इन शब्दों के अंतर्गत ना जोड़ देंगे और ये हमारा बन जाता है क्रिया। कौन सा शब्द बन जाएगा? क्रिया शब्द बन जाएगा। दोस्तों याद रहे, क्रिया शब्द के अंतर्गत से और उसमें से हमें क्या हटाना है? ना हटाने पर धातु बनता है। धातु में ना जोड़ने पर क्या बन जाता है? क्रिया। धातु में ना जोड़ेंगे क्रिया, और क्रिया से ना हटाने पर क्या बन जाता है? धातु। तो आपको याद रहे क्रिया क्या होती है और धातु क्या होती है। अब जो आगे शब्द आगे याद रखना दोस्तों आपको, क्रिया की जो भेद है, क्रिया के भेद 3 आधारों पर। क्रिया के भेद 3 आधारों पर। पहला जो है कर्म आधारित, दूसरा है रचना आधारित, और तीसरा है दोस्तों काल आधारित।
तीसरा काल आधारित, कर्म आधारित, रचना आधारित और काल आधारित। दोस्तों इसके भेद जो सबसे पहले इसके पढ़ेंगे, रचना के पढ़ेंगे। काल जो है मैं यही आपको समझा दूं, जितने दोस्तों काल होते हैं वो उतने क्रिया के क्या हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे। जो अगर कोई क्रिया है वो बीते हुए समय में खत्म हो चुकी है तो उसे हम कहेंगे भूतकालिक क्रिया। कौन सी कालिक क्रिया कहेंगे, भूतकालिक क्रिया। अगर वो चल रही है तो उसे क्या कहेंगे, वर्तमानकालिक क्रिया। और आने वाले समय में पूरी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, भविष्यकालिक क्रिया। तो दोस्तों जितने काल होते हैं उतने काल के आधार पर क्या होगी, हमारी क्रिया के भेद करेंगे हम। काल आधारित क्रिया के 3 भेद है, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया है। अब जो इसमें सबसे पहला है वो कर्म आधारित क्रिया के भेद। कौन सा है, तो लगाइए दोस्तों, कर्म आधारित क्रिया के भेद। पहला है कर्म आधारित क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म आधारित क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है दोस्तों सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया के भेद है वो किसके आधार पर है, कर्म के आधार पर। सकर्मक अकर्मक किसके आधार पर है, कर्म के आधार पर। अब सबसे पहला कौन सा अपना सकर्मक। सकर्मक दोस्तों इसके नाम से, सकर्मक का अर्थ क्या है, स का मतलब क्या है, सहित। स का मतलब क्या है, सहित। अ का मतलब क्या है दोस्तों, रहित। दोनों साथ पढ़ते हैं हम। अ का मतलब रहित, स का मतलब सहित। कर्म यानी कर्म, जो क्रिया कर्म के सहित हो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। शाब्दिक अर्थ से हमने परिभाषा निकालने की कोशिश की है, आपको याद रहे। कर्म सहित क्रिया क्या कहलाएगी, सकर्मक, और कर्म रहित क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक। ये तो हो गई शाब्दिक अर्थ से रहित और सहित। अब इसकी जो वास्तविक परिभाषा इस व्याकरणिक शब्दावली के अंतर्गत वो आपको क्या याद रखनी है, जिस वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता हो, कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पढ़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दोस्तों क्या याद रखना है, जिस वाक्य में, क्योंकि दोस्तों इसमें इसका नामकरण क्या है, सकर्मक है। सकर्मक है तो किसके सहित है, कर्म के सहित है। दोस्तों जाहिर है इसमें अगर कर्म होगा तो जो क्रिया का प्रभाव होगा वो कर्म होगा तो किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। दोस्तों याद रहे भी कोई भी जो क्रिया होगी, जो भी वाक्य होगा, बिना कर्ता के कोई काम पूर्ण नहीं होता। ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई काम संपन्न होगा तो काम करने वाला जरूर होगा, और काम करने वाले को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ता। क्या कहते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट जो होगा, कर्ता जो होगा। अब दोस्तों जिसमें कर्ता दोनों में होगा, चाहे वो सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, तो कर्ता जो होगा तो उस वाक्य के अंतर्गत क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर न पढ़ के किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। क्योंकि कर्म है इसलिए तो कर्म पर पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे। कर्म पर पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, सकर्मक कहेंगे। अब दोस्तों इसमें याद है सकर्मक क्रिया के यानी इसके पुनः 2 भेद। पहले इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं। चलो अब इसकी क्या है अभी, सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होगी। इसमें आपको क्या करना है, जो भी वाक्य आएगा उस वाक्य के अंतर्गत जो भी क्रिया होगी, तो क्रिया के अंतर्गत क्या प्रश्न करने पर, कौन सा प्रश्न करोगे, क्या, कौन सा प्रश्न करना है, क्या के अलावा दूसरा नहीं करना है। क्या करना आपको, क्या प्रश्न करने पर संतोषजनक, यदि संतोषप्रद उत्तर प्राप्त होता है आपको तो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक, और नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे, अकर्मक। यानी क्या का उत्तर मिलने पर सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। क्या का उत्तर मिलेगा तो सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, पंडित जी ने मिठाई बांटी। दोस्तों इसमें क्रिया क्या है, बांटी है। आप प्रश्न करोगे क्या बांटी, आपका दोस्तों आंसर आ गया, यहाँ पर क्या है, कौन सा आ गया, मिठाई आ गई। तो दोस्तों ये क्या हुआ, अपना कर्म, और बांटने वाले कौन है, पंडित जी। इसमें दोस्तों ये क्या है अभी करता है, तो बांटने का जो प्रभाव वो सीधा किस पे पड़ रहा है, क्या वाला जो इम्पोर्टेंट है, तो महत्वपूर्ण चीज रखती है मिठाई, इसलिए अपना ये क्या हुआ, कर्म हुआ। इसका जो प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है इसलिए हम क्या नामकरण करेंगे इसका, सकर्मक क्रिया। दोस्तों याद रहे क्या का प्रश्न करने पर उत्तर आता है तो सकर्मक, नहीं आता है तो अकर्मक। जैसे मैं सिंपल उदाहरण दूं, यहाँ यही समझाता हूँ। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, दोस्तों क्रिया क्या है इसमें, दौड़ना है। दौड़ने वाला कौन है, बच्चा इसमें क्या है, भी करता। देखिए दोस्तों अब कोई भी सेंटेंस आए, वाक्य आए, उस वाक्य के अंतर्गत यदि आप उसमें सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट और वर्ब निकाल लेते हो। जैसे आप सब्जेक्ट को क्या कहेंगे दोस्तों हिंदी में कर्ता, और ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कर्म, और वर्ब को क्या कहेंगे क्रिया। ये तीनों की पहचान जो कर लेगा उसके कभी भी क्रिया वाला जो कोई भी उदाहरण आएगा वो गलत नहीं होगा। आपको पहचान करनी कर्ता कौन है, कर्म क्या है। अब दोस्तों देखिए इसमें दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो दौड़ना क्या है, क्रिया। दौड़ने वाला कौन है, बच्चा है। दौड़ ये लगा रहा है तो लगाने वाला कौन होता है, कर्ता। अब दोस्तों देख जाहिर है इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं तो हमें पता चला ये कौन सा उदाहरण है, अकर्मक का है। अब दौड़ क्या दौड़ रहा है, इसका उत्तर आएगा ही नहीं। उत्तर नहीं आएगा तो अकर्मक, और उत्तर आता है तो जैसे मैं बोल दूं मैंने विजय स्तंभ देखा, मैंने विजय स्तंभ देखा। क्या देखा दोस्तों, विजय स्तंभ। ये उत्तर आ गया, उत्तर आ गया तो अपना कौन सा रहेगा, सकर्मक रहेगा। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया के परिभाषा और उदाहरण आ जाए तो आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से इसकी पहचान है। क्या का उत्तर आता है तो सकर्मक, क्या का उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक। अब इसके वापस जो है सकर्मक के इसके दो भेद हैं। सकर्मक के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नामकरण याद है इसके भी वापस पुनः आपको, एक कर्मक द्विकर्मक। दूसरा है इसका भाग है वो द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। दोस्तों आपको पता है ये दोनों पार्ट किसके, सकर्मक। सकर्मक की पहचान क्या है, क्रिया के अंतर्गत क्या करेंगे हम, क्या प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों याद रहे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है क्या, और यहाँ पर दो द्विकर्मक है, कितने प्रश्न करेंगे हम, क्या, क्या के साथ में आपको करना दोस्तों किसे, क्या करना है, क्या और किसे। याद रहे आपको क्या और किसे प्रश्न। उस वाक्य के अंतर्गत जो भी क्रिया होगी, यानी एक प्रश्न करने पर एक उत्तर आएगा तो उसे कहेंगे एक कर्मक। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था पंडित जी ने मिठाई बांटी, क्या बांटी दोस्तों, मिठाई। तो वो एक उत्तर ही आया आपके, एक उत्तर आया तो संतोषजनक उत्तर भी था आपका, तो पता चल गया आपको क्या है ये। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर माली ने गमला खरीदा, माली ने गमला खरीदा। क्या खरीदा दोस्तों, गमला। ये उत्तर आ गया है तो अपना एक ही आंसर आ रहा है, एक आ रहा है तो वो कौन सा कर्मक है, एक कर्मक। एक आ रहा है तो एक कर्मक। इसकी साधारण परिभाषा है, जैसा नाम है ऐसी परिभाषा है, जिस वाक्य के अंतर्गत क्रिया का कितना कर्म हो, एक कर्म हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक कर्मक कहेंगे। यहाँ पर क्या परिभाषा बनेगी, द्विकर्मक मतलब कितने कर्म है, इस वाक्य में क्रिया का कितना कर्म हो, दो कर्म हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विकर्म। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बार बार आ चुका है एलडीसी एग्जाम में, महिला परीक्षा में बार बार आ चुका है। तो इसमें ध्यान रखना एक जो कर्म होगा वो होगा सजीव, एक कर्म क्या होगा सजीव, और दूसरा क्या होगा निर्जीव। एक क्या होगा सजीव और दूसरा क्या होगा निर्जीव। जो इसमें याद है ना, अब एक जो सजीव होगा और एक होगा निर्जीव। तो दोस्तों जो निर्जीव होगा वो अपना होगा मुख्य कर्म। कौन सा कर्म होगा दोस्तों, मुख्य कर्म। जो सजीव होगा वो होगा दोस्तों गौण कर्म। कौन सा कर्म होगा, गौण कर्म। तो आपको याद है किस वाक्य के अंतर्गत एक मुख्य कर्म तथा दूसरा गौण कर्म हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक। उसे हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक। दोस्तों क्या कहते हैं इसमें, द्विकर्मक कहेंगे। तो याद रहे एक सजीव और निर्जीव। अब आपको कैसे पहचान करनी है कि क्या मतलब मुख्य कौन सा और गौण कौन सा। तो दोस्तों जिस वाक्य की जो पहचान करेंगे क्या और किसे, क्या और किसे, तो क्या का जो उत्तर होगा वो अपना होगा मुख्य। क्या होगा दोस्तों, मुख्य। उस वाक्य के अंतर्गत क्या प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आएगा वो हमारा उत्तर क्या रहेगा, मुख्य कर्म। और किसी का उत्तर आएगा वो क्या होगा, हमारा गौण कर्म होगा। क्या होगा, हमारा गौण कर्म होगा। तो ये भी दोस्तों पता चल गया आपको परिभाषा। द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, एक कर्मक में एक कर्मक। अब इसमें उदाहरण लिखता हूं, जैसे इसके जो उदाहरण है, जैसे पूजा ने माधवी को पुस्तक दी। ये हूबहू उदाहरण आया एलडीसी के अंतर्गत। पूजा ने माधवी को पुस्तक दी। क्या दी दोस्तों, पुस्तक। किसको दी, किसे दी, किसे दी, माधवी को। यहाँ पर अपने उत्तर कितने आए, दो आए। अब देखो महत्वपूर्ण बात क्या रखती है, क्या दी है, पुस्तक दी। अब देखो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पुस्तक है। अब माधवी की जगह दूसरी भी चेंज हो जाएगी तो ये आपका गौण कर्म है, लेकिन मेन जो चीज जा रही है वो उस व्यक्ति के पास से क्या जा रही है, वो पुस्तक जा रही है। तो ये आपका जो होगा मुख्य कर्म होगा। कौन सा होगा, मुख्य कर्म। क्या किसका उत्तर आया अपने, क्या का, और किसी का उत्तर आने वाला है वो अपना क्या हो जाएगा, गौण कर्म। कौन सा हो जाएगा, गौण कर्म हो जाएगा। तो दोस्तों याद रहे कब पूजा ने माधवी को पुस्तक दी, किसका उदाहरण हुआ, द्विकर्मक। अगर ऑप्शन में द्विकर्मक आ रहा है तो द्विकर्मक, और डायरेक्ट अगर सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है सकर्मक है या अकर्मक तो आपको पहचान होनी चाहिए क्या और किसी का उत्तर आ रहा है। तो ये जो हम प्रश्न करते हैं वो किसमें करते हैं, सकर्मक में करते हैं, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक। जैसे आ जाए दूसरा उदाहरण मैं और समझाऊंगा आपको। शास्त्री जी भक्तों को गीता सुना रहे हैं।
शास्त्री जी भक्तों को गीता सुना रहे हैं। क्या सुना रहे दोस्तों? गीता। किसे? भक्तों को। दो उत्तर आगे, दो उत्तर आगे तो आपका कौन सा हो गया? ये द्विकर्मक हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? द्विकर्मक। जैसे आ गया रमाकांत ने पुत्र को स्थान बताया, पुत्र को स्थान बताया। क्या बताया दोस्तों? स्थान। किसे बताया? पुत्र को। जैसे मैं बोल दूं पिताजी ने सब्जी वाले को पैसे दिए, पिताजी ने सब्जी वाले को पैसे दिए। क्या दिए दोस्तों? पैसे। किसे दिए? तो आपको याद है क्या और किसे, क्या किसे, क्या किसे आए? द्विकर्मक। क्या है? एक कर्मक। क्या और किसे का उत्तर आ जाए तो सीधा आपको करना है सकर्मक। कौन सा करना है? सकर्मक। अब अपना जो अगला होगा सकर्मक के बाद में अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्तों? अकर्मक। तो दूसरी होगी अकर्मक। उस शब्द, इस शाब्दिक अर्थ से जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? कर्म रहित क्रिया। कर्म रहित क्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों? अकर्मक कहलाएगी। और इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा, क्योंकि दोस्तों इसमें कर्म होगा ही नहीं तो सीधा फल किस पे पड़ेगा? क्रिया का प्रभाव या फल सीधा कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों अब इसमें पहचान क्या होगी? क्या का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोल दूं दादी माँ बैठी है, दादी माँ बैठी है। अब दोस्तों क्रिया क्या इसमें? बैठी है। अब क्या बैठी है इसका उत्तर नहीं आएगा आपको। अब देखना बैठने वाली कौन है? दादी माँ। डायरेक्ट पहचान करेंगे हम। तो दोस्तों कोई भी वाक्य है उसमें कर्ता कर्म और क्रिया की पहचान कीजिए। ये बैठी है क्या है? क्रिया है। बैठी है क्या है? क्रिया है। बैठने वाली कौन है? दादी माँ। दादी माँ क्या है? कर्ता। तो इसमें दोस्तों क्या है? कर्ता और क्रिया। क्या है? कर्ता और क्रिया। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा दोस्तों? कर्म नहीं दिख रहा है। कर्म नहीं दिख रहा है इसका मतलब यह है कि जिसमें कर्म दिख ही नहीं रहा है, रहित है, इसका मतलब ये क्या हुई? अपने अकर्मक हुई। क्या हुई? अकर्मक। दोस्तों आपको जैसे आ गया नदी बह रही है, नदी बह रही है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन करोगे क्या बह रही है, तो आपके उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा तो आपके दिमाग में स्वाभाविक ये आंसर क्या आएगा? सकर्मक। क्या आएगा दोस्तों? सकर्मक। अगर वो एग्जाम के अंतर्गत परीक्षा में ये क्वेश्चन आ गया है और आपने अगर सकर्मक कर दिया तो आपके क्या हो जाएगा? आपके ये ये क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, आपके गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक लाइन बोलूँ और एक ही लाइन में समझाने की कोशिश करूँ। हमेशा आप याद रखें, यदि कोई भी काम है वो स्वतः होता हो, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसमें भले ही क्या का उत्तर निकले फिर भी आपको क्या करना? अकर्मक करना। देखो यहाँ पर बह रहा है, क्या है? क्रिया है। बह कौन रही है? खुद नदी बह रही है। तो ये तो कौन हुई दोस्तों? काम करने वाली हुई। जब काम खुद करते हैं वो क्या होता है? कर्ता होती है। तो इसमें क्या है? कर्ता और क्रिया है। इसमें दोस्तों क्या है? अभी कर्म नहीं है। तीन चीज जो आपको हमेशा निकालनी, कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया। तो आप फिर आपको दूसरी जो मेरी शब्दावली वो याद रखना है कि जब कोई भी काम अपने आप होता हो, भले ही उसमें क्या का आंसर निकले, तो भी आपको कौन सी करनी है? अकर्मक क्रिया करनी। जैसे मैं बोल लूँ पेन टूट गया दोस्तों, क्या बोलूँ मैं? पेन टूट गया। तो क्या टूट गया? आपके आंसर आएगा पेन। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको चेंज करूँ, इसी वाक्य, मैंने पेन तोड़ दिया, मैंने पेन तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? पेन। जब काम कोई दूसरा करेगा तब तो ये, अगर मैंने पेन तोड़ दिया, ये वाक्य तो चला जाएगा सकर्मक में। और मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ पेन टूट गया, तो क्या टूट गया? भले उत्तर आ रहा है, लेकिन जब ऑटोमेटिक स्वतः टूट गया है तब हम कहाँ करेंगे? अकर्मक में करेंगे। कहाँ करेंगे दोस्तों? मैं बोल दूँ दोस्तों जल बह रहा है, जल बह रहा है। क्या बह रहा है? ये स्वतः बह रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा? अकर्मक होगा। क्या होगा दोस्तों? अकर्मक। अब जैसे देखो दो ऐसे उदाहरण आए हुए एग्जाम के अंतर्गत। जैसे आकाश में पतंग उड़ रही है और दूसरा है महेश पतंग उड़ा रहा है। महेश पतंग उड़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोनों में सेम क्रिया है, लेकिन आपको पहचान करनी सकर्मक अकर्मक। आकाश में पतंग उड़ रही है, आकाश में पतंग उड़ रही है। अब देखो उड़ रही है, क्या क्रिया? कौन उड़ रही है? पतंग स्वतः उड़ रही है। तो ये तो क्या हुई? काम करने वाली करता। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है? काम जब ऑटोमेटिक हो, भले ही आपकी क्या का उत्तर आएगा, आप प्रश्न करोगे क्या उड़ रही है, आपका आंसर आ जाएगा ये पतंग।
लेकिन आपको सकर्मक ना करके कौन सी करनी दोस्तों, अकर्मक करनी। कौन सी करनी है, अकर्मक। अब यहाँ पर देखो महेश पतंग उड़ा रहा है, उड़ाने वाला दूसरा पर्सन है, दूसरा व्यक्ति जब होगा काम करने वाला, तब जाहिर सी बात है उसमें आपको दोस्तों कौन सा करना है, सकर्मक। तो क्या उड़ा रहा है, पतंग। क्या उड़ा रहा है, जब संतोषजनक उत्तर आ जाता है तब आपको कौन सा करना है, सकर्मक क्रिया करनी है। तो दोस्तों ये जो अपनी हुई थी, तो कर्म के आधार पर जो पहला भेद है, काल के आधार पर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत पहचान हो जाएगी आपके वर्तमानकालिक क्रिया है, भूतकालिक है या भविष्यकालिक है। दोस्तों हमारी जो मूल रूप से जो आपके एग्जाम की दृष्टि जो प्रश्न बनने वाले हैं, काल के आधार पर क्रिया के कोई प्रश्न नाम मात्र के बनते हैं, कभी आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो कर्म के आधार पर बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पाठ पढ़ा है वो सकर्मक के आधार पर, इसमें आपको याद रहे एक कर्मक और द्विकर्मक। और अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर किस प्रकार से भेद है, किस प्रकार से हमें पहचान करनी है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।